वेलकम टू प्लूटस्टन। और आज हम लोग कर रहे हैं नीट 2026 के पेपर का एनालिसिस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 के पेपर में क्या था और 2027 एस्पिरेंट्स के लिए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के पेपर के एनालिसिस के लिए हम समझेंगे कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, कौन से क्वेश्चंस को कम आए हैं आपके पास, और किन यूनिट्स पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस साल के पेपर में एक बहुत कमाल की चीज देखने के लिए मिली हमें। सबसे कमाल की चीज ये है कि प्रीवियसली क्लास 11 को उतना ज्यादा वेटेज नहीं मिलता था, जबकि इस बार पेपर के लिए आपको अबाउट 50-50% का रेशियो आया था। उन 45 क्वेश्चंस में लगभग 50% क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 11 एंड 50% फ्रॉम योर क्लास 12। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो अब हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि क्लास 11 इंफीरियर है कंपेयर टू क्लास 12। दोनों का अब इक्वल वेटेज है। इसका मतलब केमिस्ट्री रिगार्डिंग आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का पूरा डिस्कशन ये पेपर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के एनालिसिस के रिगार्डिंग है। केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस थे किसके रिगार्डिंग कैसे थे। सबसे पहले बात करते हैं नीट की। नीट का जो पेपर केमिस्ट्री के लिए है वो ज्यादातर इस बार एनसीईआरटी पर फोकस था और ज्यादातर क्वेश्चन का जो पेपर था वो था मॉडरेट। आउट ऑफ द टोटल 45 क्वेश्चंस, अबाउट 23 वर इजी टाइप्स, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं था, क्वेश्चन देखना था, कंसेप्ट लगाना था, दैट्स इट। Out of those 23, about 15 to 17 questions were moderately tough, or rest of about 5 to 7 questions, wait, 27, 8, rest of the 7 questions were hard, जिस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत थी। अब बात करें क्वेश्चंस के आगे की, तो अबाउट 23 क्वेश्चंस आपके इजी थे, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, क्वेश्चन देखना था, बहुत फास्ट आप आंसर मार्क कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि इस बार का पेपर डिजाइन इस तरह से किया गया था कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम सेव कर सके, कि जितना ज्यादा वो टाइम यहाँ बचा पाएंगे उतना ज्यादा वो अपने बायो के सेक्शंस में जो उनके लिए ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो वहां पर टाइम इन्वेस्ट कर सके। 17 क्वेश्चंस वर मीडियम एंड 5 वर एक्चुअली हार्ड, जहां पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट था। बात करें ज्यादातर पेपर आपका नीट का एनसीईआरटी बेस्ड था। इसका मतलब ज्यादातर पेपर एनसीईआरटी से उठाया गया था सीधा सीधा, जहां पर आपके रिएक्शंस थे, फॉर्मूलाज थे, सीधा सीधा अप्लाई करने थे, या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो सीक्वेंस आपको दिया है आपको उन्हें सीधा सीधा फॉलो अप करना था आंसर्स मार्क करने के लिए। ना बात करें क्लास 11 वर्सेस क्लास 12, करीब 22 क्वेश्चंस क्लास 11 से आए थे एंड 23 आपके क्लास 12 थे, जिसमें जो परसेंटेज है लगभग 50% का है दोनों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्लास 11 से आपके पास इक्विलिब्रियम, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे 4, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगेन 4 एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये वो यूनिट्स थे जिनके क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली हमें देखने के लिए मिले क्लास 11 के लिए। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 से हमेशा हर एग्जाम, चाहे आप नीट हो, जेईई, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो बाय डिफॉल्ट जाता है कि वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। और नीट में भी इस बार हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हमें 4। देन कम्स योर अमीन एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका मतलब क्लास 12 के लिए आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक और आपका इनऑर्गेनिक सबके बीच बैलेंस मेंटेन करके रखा है। आगे बात करें, यूजुअल हमें पेपर में होता था कि हम असर्शन रीजनिंग के साथ जितने क्वेश्चंस थे वो, बट ज्यादातर टाइम सेव करने के लिए आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ असर्शन रीजनिंग में टाइम वेस्ट होता था। तो इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ही कंप्लीटली रिमूव कर दी। तो इसका मतलब ये था कि इस बार का बायो सेक्शन के लिए को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। इस वजह से केमिस्ट्री जैसे सेक्शंस पर ऑटोमेटिकली उन चीजों को एलिमिनेट कर दिया गया जहां पर आप टाइम वेस्ट कर सकते थे या जहां पर बच्चों का टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता था। उसी तरह से 35 क्वेश्चन, 7 कॉलम मैच, 2 मल्टी स्टेटमेंट और सिर्फ एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम ये समझ गए जैसे कि थर्मोडायनामिक्स जैसे आपके यूनिट हो गए, जहां पर आपके पास पीवी डायग्राम्स हो गए, आपके पास बाकी डायग्राम्स जहां पर इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बहुत कम कर दिए गए, सो दैट आपको अगेन टाइम कम लगाना पड़े। ठीक, बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो सीधा सीधा एनसीईआरटी पर बेस्ड थे। सीधा रिकॉल करना था ताकि आप सीधा आंसर मार्क कर सकें। तो जिसको वो डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, जिसको कंसेप्ट पूरा क्लियर है, वो सीधा एक बार में उस क्वेश्चन को देखकर आंसर मार्क कर सकता है। बहुत ज्यादा दिमाग मारने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था। देन रिएक्शन मैकेनिज्म्स के रिगार्डिंग में बात करूं ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में, तो आपको सिर्फ पैटर्न आना चाहिए था।
आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए गए थे ए बी सी करके, तो जिसको रिएजेंट्स पता है और रिएजेंट्स का मेन प्रोडक्ट पता है, उससे आप सीधा फॉरवर्ड आंसर मार्क कर सकते थे। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी मुश्किल आ ही नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका मेन पोर्शन आता है वो सीधा आता है कि आपको फॉर्मूला लगाना आता है या नहीं। अगर आपको किसी चीज का फॉर्मूला पता है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो हमेशा मेजर पार्ट कैरी करता है, आपको उस चीज का फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सारा आपको डेटा देता है, तो सारी चीजें रह जाती हैं कैलकुलेशंस पर। और वही सेम यहाँ भी देखने के लिए मिला। कंसेप्चुअल फॉर्मूला थे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन थी, छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी थी और आसानी से आंसर मार्क किए जा सकते थे। देन बात करें हीट मैप क्लास 11 की, कि किस यूनिट को कितने क्वेश्चंस एलोकेट किए। यहां पर जो हमारे पास टॉप टियर है वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे 4, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स के 4, केमिकल बॉन्डिंग 3 एंड देन फाइनली थर्मोडायनामिक्स। मिड टियर यानी जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम थी, वेटेज कम थी, वो थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइड्रोकार्बन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, while P block from class 11th was of the least weightage। क्लास 11th में से सिर्फ इसको एक ही क्वेश्चन एलोकेट किया गया। और इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज्यादातर आपके आयनिक इक्विलिब्रियम पर या आपके बफर सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग थे। तो उन क्वेश्चंस में भी ज्यादा आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका मतलब आप सीधा उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स टू योर क्लास 12। क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाज द एस, देन अमीन्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिक तो हमेशा प्रायोरिटी है, चाहे 11th हो या 12th, ऑर्गेनिक आप कभी नहीं छोड़ सकते। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, और फाइनली हमारे पास इन सब से हेलो अल्कीन्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, पी ब्लॉक, एटम्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन सबको मिलाने के बाद आप कहें तो इन सब में से मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास 12 के पी ब्लॉक में से नहीं था, वो ज्यादातर हेलो अल्कीन्स पर बेस्ड था। तो आपके पास सबसे कम वेटेज इन यूनिट्स का था। फाइनली इक्विलिब्रियम में पूछे कोई कौन से क्वेश्चंस थे। इक्विलिब्रियम के मेन क्वेश्चंस सेंटर थे बफर सॉल्यूशन के अराउंड, एसिड बेस टाइट्रेशन के अराउंड, और आप कंसेप्चुअली इक्विलिब्रियम को कितना अच्छा समझते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोसेस क्या है, बफर सॉल्यूशन खुद की एसिडिटी मेंटेन कैसे करता है, कौन से फॉर्मूले से आप बफर सॉल्यूशन की लिमिट बता सकते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इक्विलिब्रियम से। देन हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें डेफिनेशन रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, आइसोमेरिज्म रिलेटेड 1 और मैग्नेटिज्म रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन। और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं, रूट अंडर रूट n+2। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल थे। तो इस बार का पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग था। अगर पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग था तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार की नीट की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जा सकती है। तो इसका मतलब कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इस 88% पेपर आपका इजी टू मीडियम डिफिकल्टी का था। ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू के थे, बहुत ज्यादा दिमाग मारने वाले नहीं थे, और डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। और पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी सेंटर्ड था, तो एनसीईआरटी हो गई नॉन नेगोशिएबल। अब जिन बच्चों को 2027 के लिए प्रिपेयर करना है वो किस बात पर ध्यान रखें। पहली चीज, बेस आर्किटेक्चर आपको क्या चाहिए। ध्यान रखें कि इस बार एनसीईआरटी आपके लिए होली बुक है। एनसीईआरटी आप स्किप नहीं कर सकते। उसमें जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है मेमोराइज करने के लिए, फैक्चुअल डेटा है, आपके पास ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, एक रिएक्शन रिएजेंट यूज करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दूसरे से तीसरा कैसे बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 का रेशियो, इसका मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल भी 11th और 12th को भी लगभग सेम वेटेज दिया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते थे, कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। तो कई जगह कुछ यूनिट्स को छुड़वा दिया जाता था, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता था। बट क्या है, जैसे अब क्या है, हर एग्जाम में पैटर्न बदल रहा है। आप किसी भी हायर एग्जाम में जाएंगे आप ये पाएंगे कि अब यूनिट इस तरह से ऐड की जा रही है कि लगभग अगर किसी चीज का सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस को पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, ताकि बच्चे पूरा एक्चुअली पढ़ें। और पूरा अगर वो किसी सब्जेक्ट से गुजर रहे हैं तो सब्जेक्ट का मतलब है उन्हें उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो 50-50 है। देन आती है कॉम्बैट ड्रिल्स, कि आपको जो क्वेश्चंस ट्राई करने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए।
टाइम मेंटेनेंस आपको पता है आपको ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आपको और ज्यादा अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है ताकि आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर टाइम लगा सकें। सो स्पीड आपको इम्प्रूव करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू वाले ज्यादा, डायग्राम क्योंकि ज्यादा टाइम ज्यादा क्वेश्चंस वही आएंगे, कैलकुलेशंस मॉडरेट हैं और ज्यादातर फॉर्मूला ड्रिवन है, तो बहुत आराम से पेपर किया जा सकता है, स्पेशली रिगार्डिंग द केमिस्ट्री सेगमेंट। ठीक है, तो अब जैसा मैंने बताया कि इस बार के पेपर में पूरी एनालिसिस में हमने ये समझा कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो पेपर का ट्रेंड है या जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुश हो जाएंगी। अब इससे मुसीबत ये है कि इसका मतलब एडमिशन रिगार्डिंग जो आपका एलोकेशन है सीट का वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये है कि अगर कंपटीशन टफ हो रहा है तो इसका मतलब हमें हमारी मेहनत और बेहतर करनी है, और ज़्यादा पुश फॉरवर्ड करना है, और इसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है कि 11-12 दोनों इंपॉर्टेंट है, टाइम मेंटेनेंस करना है। टाइम मेंटेनेंस के साथ क्वेश्चन एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप स्किप नहीं कर सकते, स्पेशली रिगार्डिंग मैकेनिज्म, रिगार्डिंग फॉर्मूलाज, रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब वो क्वेश्चन ज्यादा फोकस हो गए कि रियल वर्ल्ड में उन सब्जेक्ट्स को या जो आप पढ़ रहे हैं आप उन्हें लगाते कैसे हैं। सो आई होप ये एनालिसिस आपके काम का आया होगा काफी ज्यादा, एंड यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि आपको अब अगले साल के लिए क्या प्रिपेयर करना है अगर आप 2027 के लिए नीट एम कर रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।